जेस्ट एजुकेशन की तरफ से आपका वेलकम। आज हमारा टॉपिक है रेडियो धर्मिता, ठीक है, रेडियो सक्रियता भी इसको कहते हैं। देखिए आज का जो मेरा लेक्चर है वो मैंने रेडियो एक्टिविटी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इस बात पे मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड्स ने मुझे सजेशन दिया कि हमारे जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं मतलब कि वे लगभग 80% बच्चे हिंदी मीडियम से हैं। और जब मेरे जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उसमें जो भी लेक्चर्स मैंने आप लिए हैं उसमें 60% मैंने इंग्लिश यूज़ किया है और 40% मैंने हिंदी यूज़ किया है। सो इससे आप लोग को प्रॉब्लम होती होगी जब मैं बोलता हूँ उसको हिंदी में कन्वर्ट करते समय, पढ़ाई करते समय बड़ी प्रॉब्लम होती है। हिंदी मीडियम बच्चों के साथ ऐसा होता है, ऐसी प्रॉब्लम मेरे साथ खुद थी तो मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो अब मेरे जो भी लेक्चर्स रहेंगे उसमें मैं हिंदी को ज़्यादा वेटेज दूंगा क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे कम हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे ज़्यादा हैं, तो मैं दोनों बातों का ध्यान रखूँगा। हाँ, पढ़ाते हुए मैं इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करूँगा जहाँ जहाँ, जैसे अब मैंने स्वाभाविक ज़्यादा हिंदी लिख दिया है तो इसको मैं स्पॉन्टेनियस बता दूंगा और उत्सर्जन को मैं इमिशन का नाम दे दूंगा। ऐसे मैं आपको बता दूंगा। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी परेशान ना हो, बट आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चों, आप लोग का ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखा गया है, तो प्लीज़ पेन कॉपी उठा लो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, इसलिए पेन कॉपी उठा लो। अब फोकस ऑन वो, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी क्या है, इसको हिंदी में रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता भी बोलते हैं, ठीक है। ये मैडम पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने मिलकर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज की थी। जितने भी तत्व जो रेडियो एक्टिविता को दिखाते थे उनके बारे में स्टडी किया और उन्होंने ढेर सारे रूल्स निकाले कि कैसे उनको ऑब्जर्व किया और ढेर सारे रूल को हमारे सामने बताया। और उन्हीं रूल्स को हम लोग यहाँ पे लर्न करते, एग्जाम बोर्ड्स में आता है तो बोर्ड्स में लिखते हैं, एंट्रेंस में आता है तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ अल्फा पार्टिकल या नंबर ऑफ़ बीटा पार्टिकल कितने हैं, उसको हम लोग यहाँ पे राइट डाउन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है, देखिए ये रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता है क्या चीज़। यह वो प्रक्रिया है जिसमें अस्थिर परमाणु मतलब भाई स्टेबल ना हो। स्थिर मतलब होता है कि भाई किसी से ना लेना ना किसी से देना, बट अस्थिर परमाणु मतलब होता है कि ये अस्थिर है, ये अनकंफर्टेबल है, ये चाहता है कि मेरे में से न्यूट्रॉन या प्रोटॉन निकले जिस वजह से मैं क्या हूँ, स्टेबल हूँ, स्थिर हो जाऊँ। सबका दुनिया में जो भी चीज़ है ना, आदमी हो या कण हो, कुछ भी स्थिर होना चाहता है। और स्थिर होने के लिए ही वो कोई आदमी स्थिर होने के लिए ढेर सारे पैसे कमाता है, तो कोई आदमी स्थिरता के लिए तो मतलब जॉब करे, कोई भी जैसे स्थिरता के लिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी स्थिरता का वही कॉन्सेप्ट है। परमाणु क्या कर रहा है, अस्थिर परमाणु अपने नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ पे अस्थिर परमाणु अपने नाभिक से विकिरण के रूप में, आयनन विकिरण के रूप में ऊर्जा निकालता है, ठीक है। वो विकिरण अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में निकलता है। अल्फा बीटा गामा किरणें क्या हैं वो बारे अभी मैं कुछ देर में आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ये जान लो कि वह प्रक्रिया है जिसमें कोई अस्थिर परमाणु, ठीक है, अपने नाभिक से आयनीकरण विकिरण द्वारा ऊर्जा को निकालता है, ठीक है। ऊर्जा अल्फा बीटा गामा किरणों के माध्यम से निकलती है, ठीक। नेक्स्ट है ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऊर्जा निकालते हैं। रेडियो एक्टिव जो जितने भी तत्व हैं ना, उनको आप नॉर्मली रखे रहोगे कहीं पे तो वो ये रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप ही खत्म होते हैं, विघटित होते हैं, ठीक है। ये स्वयं ऊर्जा निकालते हैं जिसके कारण 10 साल 20 साल, हाँ टाइम ज़्यादा लगता है इनको ख़त्म होने में, विघटित होने में ज़्यादा टाइम लगता है, बट ये जरूर ख़त्म होते हैं, धीरे धीरे विघटित होते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं ही ऊर्जा निकालते हैं उन्हें रेडियोधर्मी कहते हैं, ठीक है, या वो रेडियोधर्मी कहलाते हैं। उसको रेडियो एक्टिविटी अंग्रेजी में बोलते हैं और रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता का भी नाम दिया जाता है, ठीक है। अब इनका गुण क्या क्या है भाई, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं ये लिख दूँ कि ये क्या क्या प्रॉपर्टी रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, ये क्या किस किस जगह पे या किस किस रीज़न के कारण मतलब अपने रूल्स को फॉलो करते हैं या हम लोग रेडियो एक्टिविटी शो कराते हैं, ठीक है। तो ये है गुण, यहाँ पे आप हेडिंग डालकर लिख लीजिएगा। पहला है कि ये जो रेडियो एक्टिविटी ये प्रोसेस है ये स्वाभाविक है, ये अपने आप खुद होता है,
ठीक है। इसमें अलग से आपको ऊर्जा या अलग से एक्सटर्नल कोई चीज़ काम नहीं करना है, बाहर से कोई ऊर्जा या टेम्परेचर नहीं देना है आपको, ये अपने आप ही स्वाभाविक रूप से होता है, ठीक है। दूसरा है भैया, अभी मैं जस्ट बताया आयनीकरण विकिरण के रूप में ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे किस किस चीज़ का उत्सर्जन हो रहा होगा, इमिशन हो रहा होगा, अल्फा या बीटा और गामा का उत्सर्जन होता है। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने या का वर्ड यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे मैंने और लिखा है तो यहाँ पे और क्यों नहीं लिखा। जानते हैं जब भी उत्सर्जन होता है ना, तो एट अ टाइम एक टाइम पर उस समय या तो अल्फा कण निकलेगा या तो बीटा कण निकलेगा, तो दोनों में से एक ही निकल सकता है, बस एक टाइम पे मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम को आप इन्वॉल्व कर दो, सिर्फ एक टाइम पे या अल्फा निकल सकता है या बीटा निकल सकता है। नेक्स्ट वन इज, ये जब भी निकलता है तो किस नाभिक से निकलता है भाई, अस्थिर नाभिक से निकलता है। यहाँ मैंने लिखा है अस्थिर नाभिक से निकलता है, मतलब अनस्टेबल, अस्थायी है भाई, इसको स्थायित्व को की प्राप्ति करनी है। नहीं होते साधु तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े पहाड़ों पे चले जाते हैं, वैसे ही ये अस्थिर परमाणु किसमें होना चाहता है, स्थिरता की तरफ जाना चाहता है, और स्थिरता की तरफ जाने के लिए ये अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को, ये जिसके अंदर ये प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता या रेडियो धर्मिता, ठीक है। अब भाई अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं कि कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो कि ऐसा शो करते हैं या ऐसा हमें दिखाते हैं, भाई कैसे पता चलेगा। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। देखिएगा हमने क्या किया ना कि एक स्टेबिलिटी बेल्ट ना, स्थिरता का एक बेल्ट बनाया गया जिससे समझना ज़्यादा आसान हुआ ना। तो ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया है, एक बार ये वीडियो पॉज करके ये इतना आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो भाई नोट डाउन कर लिया। नेक्स्ट देखिए, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे थोड़ा समझाऊंगा, इसलिए मुझे यहाँ पे रेज करना पड़ेगा। तो ये देखिएगा मैंने क्या किया है ना कि मैंने ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है सामने, ये है स्थिरता बेल्ट है, ठीक है। मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ भाई, थोड़ा सा इंग्लिश वालों भी खुश हो जाए। देखिए भाई ये है स्टेबिलिटी बेल्ट, ठीक है, ये है स्टेबिलिटी बेल्ट, ठीक है। ये स्टेबिलिटी बेल्ट मतलब होता है ये स्थिरता का बेल्ट है कि हमें ये पता चले कि कौन स्थिर है कौन स्थिर नहीं है, ठीक है। ये बेल्ट यही बताएगा कि कौन कौन से तत्व स्टेबिलिटी बेल्ट मतलब स्थिर है, कौन कौन से अस्थिर है। और जब भैया ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से अस्थिर हैं, तो इतना तो आप गारंटी कह सकते हो कि वो क्या होगा, रेडियो एक्टिव तत्व होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व ही तो क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं, और अस्थिर परमाणु ही स्थिरता की तरफ जाने के लिए अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। इज इट ओके। तो नेक्स्ट वन इज, देखिएगा मैंने इस ग्राफ में प्लॉट किया है न्यूट्रॉनों की संख्या वर्सेस प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। परमाणु के नाभिक में क्या रहता है भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। तो मैंने एक तरफ क्या कर दिया है, न्यूट्रॉनों की संख्या, और दूसरे की तरफ क्या कर दिया है, प्रोटॉनों की संख्या। ये मैंने यहाँ a-z लिखा है और यहाँ पे z लिखा है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। तो जान लीजिए प्रोटॉनों की संख्या को z से भी, स्मॉल z से भी डिनोट किया जाता है। और भाई आप मास नंबर निकालोगे, मास नंबर किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल A से, ठीक। तो मास नंबर जो होता है प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक को Z से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। परमाणु क्रमांक Z प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या से दिखाया जाता है मास नंबर। अब आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो मास नंबर में से आपको परमाणु क्रमांक क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो आ जाएगा a-z। इसीलिए मैंने न्यूट्रॉनों की संख्या की जगह a-z का यूज़ कर दिया। इज इट ओके, ठीक। और प्रोटॉनों की संख्या को स्मॉल z से भी डिनोट किया जाता है, ठीक। प्रोटॉनों की संख्या को p भी कहते हैं, z भी कहते हैं। ऐसा क्यों, देखिए भाई किसी तत्व के नाभिक में, ठीक, किसी परमाणु के नाभिक में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उतने ही परमाणु क्रमांक होता है, ठीक है, ठीक। और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इफ़ उस उदासीन कोई तत्व है या कोई परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक क्या है, बराबर होता है। इज इट ओके, ठीक। और यहाँ पे मैंने न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक।
अब ये देखिएगा, मैंने यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या का यहाँ पे ग्राफ बनाया है। ये देखिए, ये जो लाइन गई है, ये ध्यान से देखिएगा इस लाइन को। ये लाइन मैंने परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक के बीच का, परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक का जो जितने भी तत्व आते हैं उनका यहाँ पे बनाया। देखिएगा, 1 से लेकर के 20 जितने भी तत्व आते हैं उनमें ज़्यादातर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। जो तत्व हम लेंगे परमाणु क्रमांक 1 से लेकर के 20 तक में, जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। और इस वजह से ये जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं, तो वो तत्व क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। ठीक, ऐसे एलिमेंट या ऐसे तत्व जो इस स्टेबिलिटी बेल्ट पे, ये जो आपको रेड कलर का बेल्ट दिख रहा है, ये रेड कलर का बेल्ट मतलब ये है कि आप जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं आपके पास उतने ही नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन। जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर ऑफ क्या है, न्यूट्रॉन। जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने नंबर क्या है, न्यूट्रॉन। जितने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उतने नंबर क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, ये स्टेबिलिटी बेल्ट ये बताता है। ठीक, स्टेबिलिटी बेल्ट से हमें पता चलता है कि कोई परमाणु स्थिर है या अस्थिर। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 20 से कम है उसका जब भी आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का मान निकालोगे तो वो स्टेबिलिटी बेल्ट पे आएगा। और इसी स्टेबिलिटी बेल्ट के आने के फलस्वरूप हम ये डिसाइड करेंगे कि वो परमाणु स्थिर है। जब भैया ये परमाणु स्थिर होगा तो क्या वो रेडियो एक्टिव तत्व होगा? नहीं, वो रेडियो एक्टिव तत्व नहीं होगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव तत्व अभी मैंने आपको बताया वो तत्व होते हैं जो अस्थिर परमाणु होते हैं। ओके, अस्थिर परमाणु ही स्थिर होना चाहते हैं। स्थिर होने के लिए अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। पक्की बात? तो ठीक है भाई, 20 तक के तत्व इस लॉ को फॉलो करते हैं। जितना न्यूट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो आप रेशियो निकालते हैं अप्रॉक्सीमेट 1 आना चाहिए। भाग करने पर लगभग 1 के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब भाई लगभग है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे बना दूं। ठीक, 1 आ रहा है तो वो क्या है, स्थिर। नहीं आ रहा है तो अस्थिर। ठीक है, इसको नोट डाउन करने तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अल्फा बीटा गामा किरणों में अंतर। देखिए, स्टेबिलिटी बेल्ट बताने के बाद मेरे तात्पर्य क्या है, अब आगे बताने का मतलब मैं क्या बता रहा हूँ कि जिस कोई भी तत्व है, याद रखिएगा 80 से ऊपर जिनका भी परमाणु क्रमांक है, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक 80 से ज़्यादा है वो तत्व क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है या रेडियो एक्टिव तत्व। और जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं उनमें से क्या निकलेगा, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलेगा। अब हम लोग उन्हीं तीनों किरणों के बीच में अंतर पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आने निर्धारित हैं। बोर्ड के बच्चों ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अल्फा बीटा गामा किरणों को निकालने के लिए। ठीक है, देखिए भाई, अल्फा बीटा गामा किरणें हमें निकालने हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, अल्फा किरणों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अल्फा किरणें क्या है, ये एक हीलियम का नाभिक है। अल्फा किरणों को हीलियम का नाम दिया जाता है। ठीक है, हीलियम का एक नाभिक होता है अल्फा कण। इसमें क्या होता है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, परमाणु भार होता है 4 और परमाणु क्रमांक कितना है हीलियम का 2। उसी के रेफरेंस पे लिया गया है, इसीलिए इसको अल्फा कण कहते हैं। ठीक है, अल्फा कण हीलियम का एक नाभिक होता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, बीटा कण एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, बीटा कण एक इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान से ये ध्यान रखिएगा, बीटा कण को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया जाता है। और गामा किरणें क्या होता है कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें होती हैं। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब कि बहुत ज़्यादा तेज से हाई फ्रीक्वेंसी की चलने वाली, इसकी आवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी को आप लिख लीजिएगा, आवृत्ति, इसकी आवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक, गामा किरणें हाई फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें होती हैं। ठीक, अच्छा, और यही कारण है कि गामा किरणें बड़े से बड़ा, मोटे से मोटा चादर और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, गामा किरणें एक तरीके से
मतलब जब निकलती हैं, जब इसका सेटअप तैयार किया जाता है, मैडम पियरे और पियरे क्यूरी ने इनके जब सेटअप तैयार किया था तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि देखिए अल्फा किरणें धनावेशित हैं, वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ ऐसे घूम जाती हैं, और बीटा किरणें ऋण आवेशित हैं। भाई बीटा किरणें क्या है? नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? ऋण आवेश। ये नेगेटिव है, ये क्या है? पॉजिटिव अल्फा किरण। ठीक है भाई, ये नेगेटिव है तो ये धनावेशित प्लेट की तरफ ऐसे घूम जाती है, और ये पॉजिटिव है तो ये ऋणावेशित प्लेट की तरफ ऐसे घूम जाती है। लेकिन गामा किरणें क्या होती हैं? ये सीधे, न किसी से न लेना न किसी देना, सीधे निकल जाती है। जब ये सेटअप तैयार किया जाता है तब की बात कर रहा हूँ। ये एक एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया गया कि गामा किरणों के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक किरण है जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा, जिसकी आवृत्ति काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसकी वेधन क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब कि छेद कर दे, बड़ी से बड़ी दीवार को छेद कर सकता है गामा किरणें। ठीक है, दूसरा है जब किसी नाभिक से, कोई नाभिक है, जब किसी नाभिक से अल्फा कण निकलता है, और वो नाभिक किसका होना चाहिए? अस्थिर परमाणु का होना चाहिए। ठीक है, अस्थिर परमाणु का वह नाभिक जिसमें से अल्फा किरणें निकलती हैं। अल्फा किरणों के निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परमाणु क्रमांक, एक अल्फा कण किसी वजह से निकल रहा है, अस्थिरता की वजह से निकलेगा, क्योंकि वो क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ है। रेडियो एक्टिव पदार्थ होने के कारण अल्फा कण के निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, परमाणु भार में 4 की कमी होती है। इज इट ओके? चलिए बीटा में आते हैं। बीटा कण एक किसी अस्थिर परमाणु से जब बीटा कण उत्सर्जित होता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 बढ़ जाता है। देखिए बीटा कण 2 प्रकार के होते हैं। आपके सिलेबस में बीटा वो वाला है जो कि ऋणावेशित है, और आगे जब आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, बीएससी में पढ़ेंगे आप, या आगे आने वाले जो भी एंट्रेंस एग्जाम आप देते हो, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में है बीटा नेगेटिव, जो कि मैंने यहाँ डिस्कस किया है। बीटा पॉजिटिव होता है जिसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं आने वाले वीडियो में किसी डिस्कस करूँगा। ठीक, और ये केमिकल काइनेटिक्स नाम का चैप्टर है केमिस्ट्री का, उसमें बीटा नेगेटिव टॉपिक आएगा, वहाँ पे भी मैं डिस्कस कर दूँगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बीटा नेगेटिव क्या होता है कि इसके निकलने से परमाणु क्रमांक में 1 अंक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो परमाणु भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, परमाणु क्रमांक Z है जिसमें 1 बढ़ जाता है। ठीक भाई, ये हानिकारक है। हानिकारक बापू को तो गाना सुना ही होगा, सेम उसी तरह ये भी है। ये बड़ा अल्फा कण काफ़ी हानिकारक होता है। ये हमारे बॉडी से टच हो जाए या हमारे बॉडी में पड़ जाए ना तो पक्का है भाई, जला देगा। स्किन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है अल्फा कण के निकलने से या अल्फा कण पड़ने से हमारे स्किन पे। ठीक है, ये अल्फा कण की अपेक्षा थोड़ा अधिक बीटा कण थोड़ा ज़्यादा प्रभावशाली या ज़्यादा खतरनाक होता है, और इसकी स्पीड जो होती है लाइट के आसपास ही होती है 90%। मतलब 90% या 10% ज़्यादा बढ़ा दो तो वो लाइट की स्पीड इतना पहुंच ही जाएगा। ठीक है, और इनका तो बात मत पूछो भाई, गामा किरणों की वेधन क्षमता और स्पीड ही काफ़ी ज़्यादा होती है, जिस वजह से ये बड़े से बड़े दीवार को क्या कर सकता है? छेद कर सकता है। ठीक, चलिए भाई, हमने इसके कारणों को समझा दिया। आप 4 से 5 कारण एग्जाम में लिख पाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला कारण कि आप ये याद रखिएगा कि अल्फा किरणें धनावेशित कण होता है। ठीक है, अल्फा किरणें क्या होता है? धनावेशित कण होता है। दूसरा, बीटा किरणें क्या होती हैं? ऋणावेशित किरणें होती हैं। गामा किरणें क्या होती हैं भाई? क्योंकि ये उदासीन होती हैं, याद रखिएगा, ये उदासीन होती है। ठीक, और ये देखिएगा अल्फा किरणें एक हीलियम का एक कण है जिसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, बीटा किरण में 1 न्यूट्रॉन। ऐसे ही आप अंतर डिफरेंस लिख दीजिएगा। ठीक है, आपको अच्छे से पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं कि हम अल्फा कण निकलने और बीटा कण निकलने का एक प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हम समझेंगे, और मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जो कि आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। इज इट ओके? चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको एज एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन आप खुद से घर पे करके आओगे और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दोगे। इज इट ओके? चलिए देखिए, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, आपका कोई रेडियम है, ठीक है, सॉरी रेड पेन से नहीं सो होगा, थोड़ा सा ब्लैक पेन ले लेते हैं। रेडियम
ठीक, ये देखिए शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा नीचे की वजह से मैं थोड़ा ऊपर इरेज कर दे रहा हूँ, यहाँ से ये वाला इरेज कर दे रहा हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल, रेडियम है जिसका परमाणु क्रमांक 88 है, परमाणु भार 226 है, इसमें से एक अल्फा कण मान लो निकाला मैंने, तो देखिए कोई रेडॉन बन रहा है, तो बताइए रेडॉन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होगा, अब आपको बताना है। ठीक है, मैंने बताया था कि एक अल्फा कण निकलने से परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी होती है। तो परमाणु क्रमांक में आप क्या करोगे, 2 की कमी, 2 की कमी मतलब 88 या 88 में से 2 माइनस करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 86 आ जाएगा। ठीक है, परमाणु भार में कितने की कमी होती है, 4 की कमी होती है। ठीक, तो यहाँ पे जाएगा 222। ठीक, और किस कण के रूप में निकला है, अल्फा कण के रूप में निकला है। और मैंने दूसरा पॉइंट आपको लिखवाया था कि अल्फा कण हीलियम कण को भी कहते हैं, उसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु भार क्या होता है, 4। ठीक, देखिए आप इसी में वापस से 4 इसको ऐड कर दोगे तो आपको यही वापस मिल जाएगा। तो इसी को मैं कहता हूँ अल्फा कण निकल गया। ठीक, इसी को आप अल्फा कण भी कह सकते हो। ओके, चलिए भाई, ये हो गया अल्फा कण निकलने का एग्जाम्पल। ठीक, आप लोग को जो करके आना है वो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, और प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 238, इसमें से आपको एक अल्फा कण निकालने हैं और आपको बताना है कि क्या बनेगा। ठीक है, ये आपका भाई एज अ होमवर्क मान लो, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए भाई, अल्फा कण का हो गया। एक आप बीटा कण का एग्जाम्पल देख लो कि बीटा कण के निकलने से परमाणु भार या परमाणु क्रमांक में या नाभिक पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, ध्यान से देखिएगा। मान लो कोई बीटा है, कोई एलिमेंट है, फास्फोरस है। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक 15 है, एटॉमिक मास 32 है। इसका एक बीटा कण निकल रहा है। ठीक है, एक बीटा कण के निकालना है आपको। ठीक, तो बीटा कण के निकलने से मैंने बताया था कि परमाणु भार में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परमाणु क्रमांक 1 बढ़ जाएगा। परमाणु क्रमांक के 1 बढ़ने से परमाणु क्रमांक 16 हो जाएगा और परमाणु भार क्या रहेगा, उतना ही रहेगा। देख रहे हो आप। ठीक, यहाँ पे भाई एक इलेक्ट्रॉन जुड़ा है, तो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ दिया। ठीक, ये हो गया आपका बीटा कण का या बीटा। ठीक है, बीटा कण लिखे आप, क्योंकि बीटा कण निकल रहा है ना, बीटा किरणें नहीं है, यहाँ पे आप बीटा कण लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ एक बीटा कण निकल रहा है। ठीक, ये एग्जाम्पल हो गया बीटा कण का, ये एग्जाम्पल हो गया अल्फा कण का। आपको ये दिया गया है, आप लोग इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक, ये रेडियो एक्टिविटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अंतर और नंबर ऑफ अल्फा और बीटा किरणें कैसे निकालना है, ये दोनों टॉपिक यहाँ पे डिस्कस हो गया। प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में राइट करिएगा, और जो भी ना चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं या क्या चीज़ें आपका छूट रहा है या क्या कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मुझे पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है आपको पढ़ाते समय। जैसा कि आज मैंने हिंदी में पूरे लेक्चर जो भी मैंने पढ़ाए हैं उसका ज़्यादा वेटेज हिंदी में था। ठीक है, ऐसा बताने में मैंने किया। ऐसे आगे आने वाले ढेर सारे सजेशन दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ बने हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट